सो लेवलिंग के एपिसोड 3 की शुरुआत में हम लोग देखते हैं वो स्टैचू जिनवू की काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत कर देते हैं। वो स्टैचू अब उसे पूरी तरीके से ख़त्म करने वाला होता है। ये देखकर वो मन में सोचता है, काश मेरे पास एक और मौका होता। जैसे ही स्टैचू उसके ऊपर हमला करता है, एक मेन्यू ओपन होता है जिसमें लिखा था, कांग्रेचुलेशन, तुम एक प्लेयर बने हो। और अचानक से जिनवू हॉस्पिटल के बेड में उठता है। वो अब याद करता है कि उस एक्सीडेंट में उसके हाथ पैर कट गए थे, लेकिन जैसे ही वो अपने हाथ और पैर को देखता है वो हैरान हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो तो जुड़े हुए हैं। उसकी छाती में भी चोट लगी थी, लेकिन अब उस पर कोई निशान नहीं है। वह सोचने लगता है, क्या ये सब एक सपना था? तभी हम लोग देखते हैं कि 2 लोग आकर जिनवू से बात करते हैं। एक बंदा कहता है, मेरा नाम वू है और मैं हंटर एसोसिएशन सर्विस टीम का मैनेजर हूँ। ये सुनकर जिनवू सोचता है, आखिर इन लोगों का मुझसे क्या काम है? अगले सीन में वो लोग उसे बताते हैं कि तुम 3 दिन से बेहोश थे। ये सुनकर जिनवू हैरान हो जाता है और कहता है, जूहू और सोंग कहाँ हैं? तो वो बताता है कि वे दोनों ठीक हैं, लेकिन सोंग ने अपना हाथ खो दिया है, तो शायद अब वो एक हंटर के तौर पर रिटायर हो जाएगा। और उस घटना के कारण जूहू काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमेटाइड है, तो वो एक साइकेट्रिक के निगरानी में है। उसकी हालत देखकर नहीं लगता कि वो अब कभी हंटर बनेगा। वह बताता है कि उस इंसिडेंट में से सिर्फ 6 लोग ही सर्वाइव कर पाए हैं। एक हंटर की जॉब काफ़ी डेंजरस होती है, लेकिन ऐसा ट्रेजिक आउटकम आना काफ़ी रेयर है। सबसे ज़्यादा अजीब बात यह है कि जो सर्वाइवर्स बाहर निकले, उन्होंने आकर व्हाइट टाइगर गिल्ड को सारी दुर्घटना बताई। जब गिल्ड वहाँ पर पहुंची तो वो हैरान हो गए, क्योंकि वहाँ पर तुम पड़े हुए थे और वहाँ पर कोई भी मंदिर और स्टैचू नहीं थे, जैसे सर्वाइवर्स ने बताया था। इस बात पर विश्वास करना काफ़ी मुश्किल है। उस जगह से मरे हुए लोगों की बॉडी तक नहीं मिली है। इससे तुम लोगों के ग्रुप पर शक जाता है। हमें थोड़ा सा शक है, क्या तुमने सेकंड अवेकनिंग एक्सपीरियंस किया है? ये सुनकर जिनवू भी हैरान हो जाता है और कहता है, क्या सेकंड अवेकनिंग? जिनवू को बताते हैं कि एक हंटर की पावर तब डिटरमाइंड होती है जब उसकी अवेकनिंग होती है, और अवेकनिंग के बाद पावर कभी चेंज नहीं होती। लेकिन कुछ रेयर केसों में हंटर के साथ सेकंड अवेकनिंग होती है, जिससे वो अपनी पिछली लिमिट को क्रॉस कर सकते हैं और ए या फिर इस रैंक तक जा सकते हैं। जिन अब थोड़ा सा खुश हो जाता है कि उसकी सेकंड अवेकनिंग हुई होगी। तभी वो लोग उसके सामने मानी मीटा रख देते हैं और कहते हैं, अपना हाथ इसके ऊपर रखो। जिन भी अपना हाथ उसके ऊपर रखने वाला होता है। वहीं अब वो सोचने लगता है कि अगर जो सर्वाइवर्स ने बताया है कि उनका सामना ऐसे मैजिक बीस्ट से हुआ जो कि इंटेंशनली उन लोगों को मार रहा था, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिनवू जैसा एक लो लेवल हंटर सर्वाइव कर पाया है और वहां पर कोई स्टैचू भी नहीं थे। इसका मतलब तो यही हो सकता है कि जिनवू की सेकंड अवेकनिंग हुई है। वो लोग अब जिनवू का मानी चेक करते हैं और उन्हें पता चलता है कि उसका मानी तो सिर्फ 10 है। जिन अब उन लोगों से कहते हैं, अगर मेरी फिर से अवेकनिंग हुई है तो अब मेरी कौन सी रैंक है? तो वो लोग अब थोड़ा सा डिसपॉइंटेड होकर कहते हैं, माफ़ करना, शायद हमें गलतफहमी हो गई है। वो लोग अब चले जाते हैं और कहने लगते हैं कि एक ई रैंक के पास ही 70 मानी होता है और जिनवू के पास 10 है, वो तो काफ़ी कमज़ोर निकला। वहीं अब वो सोचने लगता है कि वो डंजन्स गायब हो गए हैं और उन्हें वापस से एक्सप्लोर नहीं किया जा सकता, तो आखिर जिनवू ने सरवाइव कैसे किया? वहीं पर अब जिनवू भी थोड़ा सा डिस्पेयर होकर लेट जाता है और सोचता है कि आखिर इन लोगों ने मुझसे इस चीज़ के बारे में क्यों नहीं पूछा जो कि ये हवा में उड़ रही है। लगता है इसे सिर्फ मैं ही देख पा रहा हूँ। वो अब यहाँ पर एक मेन्यू की बात कर रहा होता है। वो उसे टच करके भी देखता है और उसे पता चलता है कि ये टच पैनल नहीं है। तभी अब उसे वापस से वही स्टैचू उसकी मेमोरी में आने लगती है और उसके सामने एक नोटिफिकेशन पैनल ओपन होता है जिसमें उसे पूछा गया था, क्या तुम क्वालिफाई हो? क्या तुम प्लेयर बनना चाहोगे? अगर एक्सेप्ट नहीं करोगे तो 0.02 सेकंड में तुम्हारा हार्ट रुक जाएगा। जिनवू ये सारी मेमोरी याद कर रहा होता है। तभी उसकी बहन जीना वहां पर आ जाती है। जिनवू को जगा हुआ देख जीना काफ़ी रिलीफ फील करती है और कहती है, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, मुझे तुम्हारी काफ़ी चिंता हो रही थी। जिनवू अब उससे माफ़ी मांगता है तो उसकी बहन कहती है, हमेशा तुम्हारी बुरी हालत हो जाती है। अगर अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो मैं अपना स्कूल छोड़कर एक जॉब ले लूँगी जिससे तुम्हें हंटर नहीं बनना पड़ेगा। तो जिनवू कहते हैं, ठीक है, समझ गया, माफ़ कर दो। वैसे क्या तुम इस चीज़ को देख पा रही हो? जिनवू को पता चलता है कि जीना उस मेन्यू को नहीं देख पा रही होती है जो कि वो देख पा रहा होता है। वह अपनी बहन से कहता है, क्या तुम्हें पता है कि गेम्स में कभी कभार अनरीड नोटिफिकेशन दिखती है? तुम उन्हें कैसे रीड कर पाती थी? तुम काफ़ी सारे गेम्स खेला करती थी तो तुम्हें पता होगा। तो जीना कहती है, यूजुअली तुम अपने मैसेज बॉक्स को ओपन करते हो। तभी जिनवू के सामने एक और नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा होता है, डेली क्वेस्ट।
वह सोचने लगता है, पहले तो मेरे सामने प्लेयर नाम की कोई चीज आई। ये देखकर अब उसकी बहन कहती है, देखकर लगता है कि तुम ठीक हो, मैं जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना। ऐसा बोलने के बाद वह बाहर आ जाती है, जहाँ पर उसकी वही दोस्त जिसका नाम सोंग्या है, वह उसका वेट कर रही। जिनवू वहीं पर पढ़ता है कि यह सिस्टम डिजाइन किया गया है प्लेयर के डेवलपमेंट को असिस्ट करने के। जिनवू को समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार यह सब है क्या। उसके सामने वापस से वही डेली क्वेस्ट आती है जिसमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग लिखा था। वह उसे कंफर्म करता है तो उसे कुछ गोल दिखाई देते हैं जिसमें लिखा था कि उसे पुशअप, सीटअप्स, स्क्वाट, रनिंग करनी है, और अगर इस क्वेस्ट को पूरा नहीं करोगे तो पेनल्टी मिलेगी। यह सब देखकर जिन कहता है, यह सब क्या बकवास, मैं हॉस्पिटल में हूँ, मेरे पास इतना स्टेमिना थोड़ी है कि मैं ये सब कर पाऊंगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि यह क्या है। वहीं पर अब अगले सीन में हम लोग वू को देखते हैं जो कि चेयरमैन गो को बताता है कि हमें गलतफहमी हो गई थी, जिनवू की सेकंड अवेकनिंग नहीं हुई है। यह सुनकर गो कहते हैं, ठीक है, लेकिन यह अच्छा हुआ कि इस इंसिडेंट में डंजन्स ब्रेक नहीं हुआ, लेकिन अभी भी काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जिनके जवाब नहीं मिले। तो वो कहते हैं, हाँ, ये प्रीवियस केस जैसा बिल्कुल भी नहीं है, डंजन्स काफ़ी सारे मिस्ट्रीज से भरे हुए हैं। गो अब कहते हैं, इस केस को मैं स्पेशल केस में नोट कर रहा हूँ और डाटा बैंक में एंटर करता हूँ जिससे फर्दर इवैल्यूएशन हो सके। वो सुनकर वह कहता है, ठीक है। अगले सीन में हम लोग चोए को देखते हैं जो कि चा से कहता है, मैं चाहता हूं कि आप अगली भी रैंक रेड में एक इंस्ट्रक्टर के तौर पर ज्वाइन करें। वह रेड एक टेस्ट और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के तौर पर काम करेगी न्यू रिक्रूट्स के लिए। वह सुनकर चा कहती है, मुझे नहीं पता कि मैं एक इंस्ट्रक्टर के तौर पर इसे हैंडल कर पाऊंगी या नहीं। तो चोए कहता है, आपको बस नॉर्मली वैसे ही लड़ना होगा जैसे आप लड़ती हो, सभी लोग आपको देखकर बस सीखेंगे, आप इतनी ज़्यादा टैलेंटेड हो। हंटर गिल्ड पूरी कंट्री में से 5 लार्जेस्ट गिल्ड में से एक है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर हमें अनरिमार्केटिंग कॉम्बेटिबिलिटी को बढ़ाना होगा ताकि जब तक समय आए तब तक हम लोग रेडी हों। अगले सीन में हम लोग रोड का सीन देखते हैं जहां पर अचानक से एक गेट ओपन हो जाता है। ये गेट बिल्कुल रोड के बीच में खुला है, इसलिए सभी लोग अब सोचने लगते हैं कि हंटर्स कब आएंगे इसे बंद करने के लिए। अगले सीन में हम लोग जिन को देखते हैं जिसके नोटिफिकेशन आती है कि तुमने डेली क्वेस्ट पूरी नहीं करी। तभी अब अचानक से उसके रूम में एक काफ़ी खतरनाक भूकंप आ जाता है और अब वह जैसे ही नीचे गिरता है वह देखता है कि वह तो एक डेजर्ट में आ गया है और अब अचानक से उसके पीछे एक काफ़ी बड़ा सेंटीपीडेज है और अब जिनवू का गोल होता है कि उसे वहाँ पर 4 घंटे सर्वाइव करना है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि जैसे ही नर्स अब जिन के रूम में जाती है वह देखती है कि जिन तो वहाँ पर होता ही नहीं है। वह अब काफ़ी कंफ्यूज होकर जिन को हॉस्पिटल में ही ढूंढने लगती है। दूसरी तरफ अब जिन को दिखाया जाता है जो कि उन मॉन्स्टर्स से बचकर भाग रहा होता है। दौड़ते दौड़ते अब उसकी काफ़ी बुरी हालत हो जाती है, वह और ज़्यादा दौड़ नहीं पा रहा होता। तभी वह मॉन्स्टर्स उसके काफ़ी पास आ जाते हैं उसके ऊपर हमला करने के लिए। तभी सर्वाइव करने का टाइम पूरा हो जाता है और अब अचानक से जिन अब अपने रूम में वापस आकर गिरता है और अब उसके सामने नोटिफिकेशन आती है कि तुमने पेनल्टी क्वेस्ट सर्वाइवल पूरी कर लिया है, अपना रिवॉर्ड चेक कर लो। वहीं पर जिन अब बेहोश हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर वो नर्स पहुंच जाती है। जिन को बेहोश देखकर वो उसे उठाने की कोशिश करती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिन अब काफ़ी अच्छे से हील कर चुका है। वो ये बात फ़ोन पर अपनी बहन को बता रहा होता है। उसकी बहन उससे कहती है, तुम्हें मुझे खाना खिलाने के लिए लेके जाना होगा। जिन भी मान जाता है और अपने रूम से बाहर चला जाता है। अगले सीन में हम जूहू को देखते हैं। उसे एक फ़ोन आता है। एक बंदा उसे कहता है, हमें एक रेड में तुम्हारी ज़रूरत है। एक डी रैंक का गेट ओपन हुआ है, अगर तुम्हें नहीं आना है तो तुम रहने दे सकती। जूहू की मेंटल हालत अभी भी बेकार है तो वो मना कर देती है, नहीं मैं नहीं आ पाऊंगी। तभी वो बंदा उसे बताता है, मैंने सुना है कि जिन वो उठ गया है। ये सुनकर जूहू काफ़ी खुश होती है और स्माइल करती है। अब अगले सीन में वह फूल लेकर जिन से हॉस्पिटल में मिलने के लिए जाती है, लेकिन तभी वो कुछ नर्स की बातें सुनती है जो खिड़की से बाहर देखकर कह रही होती है, जब से ये बंदा उठा है तब से ये बहुत ज़्यादा दौड़ रहा है। हमें पता चलता है कि वो नर्स जिन की बात कर रही होती हैं। दूसरी नर्स कहती है, मुझे पता है कि हंटर्स नॉर्मल लोगों से जल्दी हील हो जाते हैं, लेकिन ये तो अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रहा है। ये सब सुनने के बाद जू वहाँ से बिना कुछ कहे चली जाती है। जिन जो दौड़ने के बाद अब जाकर बेंच पर बैठा होता है खुद से कहता है, जब से मुझे होश आया है तब से 4 दिन हो गए हैं। मुझे कुछ चीज़ें पता चली हैं, जो ये मेरे सामने मेन्यू दिख रहे हैं वो असलियत में हैं
और जब भी मैं कोई डेली क्वेस्ट पूरी करता हूँ मुझे 3 तरह के रिवॉर्ड मिलते हैं। जिन अब फुल रिकवरी का इस्तेमाल करता है। वो अचानक से राहत महसूस करता है और कहता है अब जितनी भी थकान थी वो खत्म हो गई है। अब अगला कदम मेरी एबिलिटी पॉइंट्स हैं। मैं अपने पॉइंट्स को किसी भी एबिलिटी में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपने सारे पॉइंट्स स्ट्रेंथ में लगा रहा हूँ। वो थोड़ा मुस्कुराता है और बोलता है एबिलिटीज अपग्रेड करने से मैं और ज़्यादा पावरफुल बनता हूँ। और हाँ, मेरी स्ट्रेंथ अब बढ़ चुकी है, मुझे स्किल्स भी मिली हैं और साथ में ये इन्वेंटरी स्क्रीन भी। मेरी दुनिया तो पूरी तरह चेंज हो गई है। उसके चेहरे पर हल्की हंसी आ जाती है। वो बोलता है ये तो एक गेम की तरह है। लेकिन उसकी ये बातें वहाँ के लोग सुन लेते हैं और उसे देखने लगते हैं। जिन हंसते हुए बात को टाल देता है और कहता है ओह कुछ नहीं, बस बकवास कर रहा था। वो खुद से सोचता है डेली क्वेस्ट करने से मुझे रिवॉर्ड भी मिलते हैं। रिवॉर्ड एक रैंडम लूट बॉक्स है। फिर वह एक लूट बॉक्स ओपन करता है, उसमें से एक चाबी निकलती है। जिन इसे देखकर कहता है अब तक मुझे बस यूजलेस चीज़ें मिलती जा रही थीं, जैसे पेन और बैंडेजेस, लेकिन यह चाबी शायद इस बार कुछ अलग हो। चाबी को घूरते हुए वह सोचता है इस चाबी का इस्तेमाल इंस्टेंट डंजन्स के लिए किया जा सकता है। शायद ये चीज़ मेरी मदद कर सकती है मुझे और ज़्यादा स्ट्रांग बनने में। अगले सीन में हम लोग न्यूज़ रिपोर्ट देखते हैं जहां बताया जा रहा है शहर में कई सारे गेट्स ओपन हो चुके हैं। हालात बिगड़ सकते हैं अगर इन्हें जल्दी बंद नहीं किया गया। फिर सीन बदलता है। जिन अपनी माँ से मिलने के लिए आता है। वह काफ़ी भावुक लगता है। अचानक से हमें 4 साल पहले की घटना दिखाई जाती है। 4 साल पहले जिन की माँ अचानक से बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। घबराया हुआ जिन अपनी माँ को हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर उनसे कहता है तुम्हारी माँ की हालत काफ़ी सीरियस है, उन्हें इटर्नल स्लम्बर सिंड्रोम है। ये बहुत दुर्लभ बीमारी है और इसका कोई इलाज नहीं है। सीन प्रेजेंट पर आता है। जिनको दिखाया जाता है जो पुशअप्स कर रहा होता है। ये उसकी डेली क्वेस्ट का हिस्सा है। वह याद करता है कि पैसे कमाने के लिए वह पहले कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता था, लेकिन जब उसकी अवेकनिंग हुई तो वह हंटर बनने के लिए क्वालिफाई हो गया। वह खुश होकर अपनी बहन को बताता है अब मैं हंटर बन गया हूँ, मॉम के इलाज के लिए पैसे मैं ला पाऊंगा, भले ही ये खतरनाक हो मैं करूँगा। अगला सीन हम देखते हैं कि जिन एक क्वेस्ट पर गया था, वहाँ मॉन्स्टर्स उसे हरा रहे होते हैं। उसके साथी आकर उसकी मदद करते हैं और उसे बचाते हैं, लेकिन इसके बाद उसकी बेइज्जती करते हैं। वह साथी कहते हैं तुम एक रैंक एडवेंचर हो, तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम बस हमें स्लो डाउन कर रहे हो, तुम्हें रिवॉर्ड भी नहीं मिलना चाहिए। जिन शर्मिंदा होकर कहता है माफ़ करना इतना ज़्यादा यूजलेस होने के लिए। सीन फिर से प्रेजेंट पर आता है। जिन अपनी एबिलिटी पॉइंट्स को अपनी स्ट्रेंथ में लगाता है। अब वह पहले से ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। एक सेब को इजिली से तोड़ने में सफल हो जाता है। वह राहत महसूस करता है और फिर आगे बढ़ते हुए एक स्टेशन के पास आता है। वह आत्मविश्वास से बोलता है मेरा सारा सामान रेडी है और मैं कॉन्फिडेंट हूँ, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो मैं भाग जाऊंगा जैसा पिछली बार भागा था। ये कहते हुए वह अपनी जेब से वही चाबी निकालता है जो उसे रिवॉर्ड में मिली थी। सामने एक ताला दिखता है और वह चाबी को ताले में डालकर उसे खोल देता है। जैसे ही ताला खुलता है स्टेशन के सामने एक नई जगह ओपन हो जाती है। जिन उसके अंदर प्रवेश करता है और तभी उसे एक नोटिफिकेशन मिलती है तुम इंस्टेंट डंजन के अंदर आ चुके हो। अचानक वह देखता है कि गेट बंद होने लगा है। वह घबराकर गेट को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह पूरी तरह से बंद हो जाता है। ये देखकर वह परेशान हो जाता है। तभी वह एक महिला को देखता है जो उस जगह से बाहर निकल रही होती है। ये दृश्य देखकर जिनको समझ में आ जाता है कि वह अब एक दूसरी डायमेंशन में फंसा हुआ है। वह खुद से कहता है इंस्टेंट डंजन नॉर्मल डंजन की तरह नहीं है, ये एक बहुत ज़्यादा खतरनाक जगह है। काश मैं यहाँ से भाग पाता, लेकिन अब गेट बंद हो चुका है तो मैं नहीं जा सकता। उसकी चिंता और भी बढ़ जाती है। तभी उसके सामने एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा होता है तुम डंजन से तब तक बाहर नहीं निकल सकते हो जब तक तुम बॉस को ना हरा दो या फिर टेलीपोर्टेशन स्टोन का इस्तेमाल करो। जिनको ये सब समझ नहीं आता, वह उलझन में कहता है टेलीपोर्टेशन स्टोन ये क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो अब उसके पास यही ऑप्शन बचा कि उसे ये डंजन क्लियर करना होगा। उसे पता है कि यह काम काफ़ी चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन फिर भी अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं है, तो वह आगे बढ़ता है। तभी अचानक से उसके सामने 3 गॉब्लिन आ जाते हैं, जिनको अब याद आता है कि पिछली बार गॉब्लिन्स ने ही उसे चोट पहुंचाई थी। हम लोग अब देखते हैं कि वह गॉब्लिन्स के ऊपर हमला करता है। जिन भी अब उन सभी को टालने की कोशिश कर रहा होता है।
इसी तरीके से वह काफ़ी देर तक उनके अटैक से बचता है। उसका बैग भी उसके हाथ से गिर जाता है और वह भी नीचे गिरता है, लेकिन वह हार नहीं मानता है। वह खड़ा होकर अब एक गॉब्लिन को नष्ट कर देता है और अब इसी तरीके से वह ज़्यादा मेहनत करके बाकी 2 गॉब्लिन्स को भी नष्ट कर देता है और कहता है, मैं थोड़ा ताकतवर हो गया हूँ। तभी अचानक से दीवार तोड़कर एक वल्फ वहाँ आ जाता है, जो कि जिन के ऊपर हमला करके उसके नाइफ को तोड़ देता है। जिन भी अब समझ जाता है कि यह वल्फ बाकी गॉब्लिन्स से कहीं ज़्यादा ताकतवर है। जिन के पैर कांपने लगते हैं, उसके पैर हिल तक नहीं पा रहे होते हैं। वह सोचने लगता है, क्या मैं डर रहा हूँ? क्या मैं इस चुनौती से थक चुका हूँ? तभी अचानक से वह वल्फ जिन के ऊपर हमला करके उसे थोड़ा घायल कर देता है। जिन अब घबरा जाता है और कहने लगता है, मेरे पास कोई हीलर नहीं है, तो अगर मैं यहाँ घायल हुआ तो मेरी स्थिति खराब हो जाएगी। तभी हम लोग देखते हैं वह वल्फ तेजी से जिन के ऊपर हमला करने के लिए आता है और अब यही हो जाता है। ये एपिसोड खत्म। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले एपिसोड में।